नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव और अभी मैं बोचहा विधानसभा को लेकर खूब सियासी गर्मी बढ़ रही है कि सहनी के कैंडिडेट को आप लोगों ने अपना कर लिया 2 दिनों पहले। राष्ट्रीय जनता दल चूँकि जो उनके पिता थे लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के ही में काम किया था, उनके पुत्र अमर पासवान जी ने संपर्क साधा। स्वाभाविक तौर पर जो जन भावना बोचहा का था वो अमर पासवान जी के पक्ष में था। तो भावनाओं को ख्याल में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अमर पासवान जी को उम्मीदवार बनाया है और सहनी जी या किसी पार्टी के लोग जहाँ से इच्छा करता है लोग चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा मत साफ है कि हमारे जो प्रत्याशी अमर पासवान है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, वो चुनाव जीतेंगे और जन आकांक्षाओं पर खरा भी उतरेंगे। उनके पिता के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई है और जनता ने उनके पिता को ही वहाँ का प्रतिनिधि चुना था, इसलिए पूरा कार्यकाल उनके साथ ही रहे। यह बोचहा की आवाम की मांग थी और हर पार्टी के कार्यकर्ता हों, स्थानीय प्रतिनिधि हों, सब लोगों के भावनाओं को ध्यान में रख करके ही अमर पासवान जी को प्रत्याशी बनाया गया। तो क्या ये मामला त्रिकोणीय बनेगा या फिर आरजेडी बीजेपी में होगा? लड़ाई वहाँ कोई है नहीं। लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही स्मूथली उस विधानसभा को जीतने का काम करेगी, क्योंकि हर वर्ग A to Z की जो परिकल्पना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने जो की है उसका पूरा जो प्रकटीकरण है वो खुल करके वोटों में तब्दील होगा और अमर पासवान जी को लोग मताधिकार का प्रयोग उनके पक्ष में करेंगे। तो हमें तो नहीं लगता है कि लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं दूर दूर दिखाई पड़ेगी। अभी बीजेपी मुकेश सहनी का इस्तीफा मांग रही है, नीतीश कुमार के जरिए कह रही है कि उनका इस्तीफा लीजिए। तो क्या अब आरजेडी के करीब सहनी आएंगे? देखिए, वो कौन पार्टियां कब किस जगह जाएगी वो अलग विषय है, वो तो निर्णय लेना है मुकेश सहनी जी को। भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ में छुरा भोंकी, पेट में छुरा भोंकी तो तय उनको करना है। गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों का तब तक कदर करती है जब तक उनके अंदर शक्ति होती है। शक्ति जब छीन हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलों को दरकिनार करती है। अब देखा कि नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी है, किस तरह से उन पर दबाव है और किस दबाव में वो काम कर रहे हैं। कुर्सी के प्रेम में सिद्धांत और विचारधारा सबको गिरवी रख दिया उन्होंने, नीतीश जी स्वयं। तो भारतीय जनता पार्टी इस विधा में काफ़ी माहिर है और वो अपना अधिनायकवाद थोप करके ही अपने एजेंडे को लागू करती है। तो राष्ट्रीय जनता दल इन परिस्थितियों में एक नैतिक जिम्मेदारी है। जो हालात है देश का, भाषाई आतंक है, धार्मिक उन्माद है, हिंदू मुस्लिम है, इस तरह के एजेंडे पर काम करती है भाजपा। सिर्फ रोजगार की कोई चर्चा करता नहीं, कोई किसान की चर्चा नहीं करता, यूरिया कहाँ से मिलेगी इसकी चर्चा नहीं होती है, पलायन कैसे विधानसभा में ये सब मुद्दा रहेगा? रोजगार, सारे सवालात हमारे पहले भी 2020 के चुनाव में थे। रोजगार का भी सवाल था, शिक्षा का भी सवाल था, स्वास्थ्य का भी सवाल था, सिंचाई की भी थी, सुनवाई की थी, कार्रवाई की थी। सभी सवाल एजेंडा के पार्ट थे और इन दिनों बहुत काफ़ी भार है आम आदमी पर, जो महंगाई का दंश भुगत रहा है। तो इस सभी खतरों को आवाम समझ रही है। अगर समय रहते इन चीज़ों के बारे में मानव में अगर समाज में चेतना नहीं आएगी तो देश भटकाव का रास्ता अख्तियार करेगा। जहरीली शराब से जिस प्रकार से मौतें हो रही है तो इस विधानसभा उपचुनाव में कोई मुद्दा बनेगा या फिर? जहरीली शराब से मौत तो सरकार की नकारात्मक जो सोच है उसका प्रकटीकरण है और मैं मानता हूं कि जिस तरह से जहरीली शराबे से मौत हुई है, इस मौत के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि बिहार जहरीली शराब की चपेट में आ चुकी है और शराबबंदी एक ढोंग बनकर रह गया है। पैरेलल इकोनॉमी कायम है बिहार के अंदर में। जो बड़े बड़े लोग हैं शराब के धंधे में लीन हैं, भट्टियाँ उजाड़ी जाती है, ड्रोन और
सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर की चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी जहरीली शराब मौत बन करके, कहर बन करके आवाम पर टूट रही नीतीश जी है। को शराबबंदी हटा लेना चाहिए। शराबबंदी को सशक्त तरीके से लागू करने की जो परिकल्पना थी, उन परिकल्पनाओं से इतर हट कर करके नीतीश कुमार जी ने जो एक नया निर्णय लिया है, उसका दंश बिहार के आवाम को भुगतना। ये तमाम बातें की सहनी से लेकर और भी तमाम बातें हम लगातार करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। बने रहिए झकास भारत के साथ तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पर। धन्यवाद।